हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। मैं कृपा शंकर पांडे आपका स्वागत करता हूं आज कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ में। और ये सेशन हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि आज हम लोगों को कितने पेजेस तक का डिस्कस करना है। रुक जाओ एक सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूं। 371 पेजेस तक का डिस्कस करना है, तो आप लोग अभी फर्स्ट पेज पे हैं। घबराएंगे नहीं, हम सारे एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एमसीक्यूज किसी भी एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, चाहे आप कोई एलएलएम एंट्रेंस दे रहे हों, चाहे आप नेट जेआरएफ दे रहे हों, चाहे आप कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, चाहे आप कोई एपीओ का एग्ज़ाम दे। एपीओ में तो खैर पूछता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उसमें पॉलिटी पूछी जाती है तो उसमें पूछता है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो, किसी भी कोने में कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। सो इस लेक्चर को, इस एमसीक्यू के सीरीज को बहुत आराम से देखिए। ये दादा वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें हमने सब कुछ कवर किया हुआ है। आप क्या करोगे, आपको अगर और भी सब्जेक्ट के जैसे टीपीए हुआ, इंटरनेशनल लॉ हुआ, या मुस्लिम लॉ हुआ, हिंदू लॉ हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन सब के भी अगर आपको एमसीक्यूज़ दादा वीडियो वाले चाहिए तो जिस भी लिस्ट में आप ये वाले वीडियो देख रहे हो उस प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे और भी सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया, ना कि सर्वोच्च न्यायालय है, ना कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू, कॉन्स्टिट्यूशन किसको डेडिकेटेड है? तो द पीपल ऑफ इंडिया को। कहा नहीं जाता प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हम किसको डेडिकेट किया गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया को डेडिकेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एंड डिटरमिन्स द रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच के रिलेशन को ये डिटरमिन और गवर्न करता है? नंबर फर्स्ट, वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट को भी करता है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के भी बीच के उसको करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के तो करता ही करता है। तो ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ को गवर्न करता है, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन दी ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल, कितने आर्टिकल थे? तो 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। अभी कितने हैं? अभी भी नंबर तो 395 ही है, लेकिन इसमें अराउंड 450 अब हो गए हैं, ठीक है। और स्केड्यूल अभी शायद 12 हो गए हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कितने स्केड्यूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने पार्ट्स हैं? तो कितने पार्ट्स हैं बेटा? तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 पार्ट हैं, 22 पार्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम। कौन सा सुप्रीम है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कंटेन्ड इन दी, किस में कंटेंट था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए? तो कैबिनेट मिशन प्लान में था, कैबिनेट मिशन प्लान में था। डायरकी वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा डायरकी भारत में इस्टेब्लिश की गई? तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1900, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से किया गया था, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? शायद मार्लियामेंटो रिफॉर्म नहीं, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। आप लोग बताओ कौन क्या कहते हैं इसको? व्हाट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाइकैमरल, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो किसने बाइकैमरल बना दिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने बना दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने। What was the basis of constituting the Constituent Assembly of India? Constituent Assembly of India में को कॉन्स्टिट्यूट करने का बेसिस क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान था। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री। कौन सा ट्रांसफर ऑफ पावर और पार्टीशन से रिलेटेड है? तो द माउंटबेटन प्लान है। माउंटबेटन प्लान के द्वारा ही भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुई, यानी कि ब्रिटेन वालों से भारत को और पाकिस्तान को पावर दी गई और भारत का पार्टीशन करके भारत और पाकिस्तान बनाया गया, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स ऑन, कब फोर्स में आया? तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 18 जुलाई 1947।
भारतीय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कब को फोर्स में आया है बेटा? तो आया है ये फोर्स में 18 जुलाई 1947 को आया है, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हेल्ड हुई है? तो इट वाज हेल्ड ऑन द 9 दिसंबर 2000, मतलब 1946, 9 दिसंबर 1946। अब आप लोग बताओगे अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? फर्स्ट एंड टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन था, उसका नाम बताओगे आप लोग। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाई? तो किसके द्वारा प्रेसाइडेड ओवर की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वार? कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? तो 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। हु वाज द टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के जो टेम्पोररी चेयरमैन थे वो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उसके बाद में परमानेंट कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज लॉ डे? कौन सा डे को लॉ डे मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, 26 नवंबर को ही भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट, इनैक्ट एंड टू गिव टू आवर सेल्फ, गिव टू आवर सेल्व्स, ठीक है। अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स किया गया था कब? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टास्क ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर ऑन? कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ऑन विच अमंग्स द फॉलोइंग डेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट? किस डे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आया? तो 26 जनवरी 1950 को आया, ठीक है। लेकिन अडॉप्ट, इनैक्ट कब कर दिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने अडॉप्ट किया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। सॉवरेंटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेंटी किसको बिलोंग करती है? तो द पीपल ऑफ इंडिया को बिलोंग करती है, पीपल को बिलोंग करती है। विच इंडियन आर्टिस्ट डेकोरेटेड द हैंड रिटन कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हैंड रिटन कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कौन डेकोरेट किया है? तो इसको नंदलाल बोस ने किया है, नंदलाल बोस ने किया है। किसको डेकोरेट किया है? कैलीग्राफी किसने की है? कैलीग्राफी किसने की है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द लॉयर्स पैराडाइज? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉयर्स पैराडाइज बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉयर्स पैराडाइज बताया गया है, वकीलों का स्वर्ग बताया गया है। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। इन इंडिया वी फॉलो? इंडिया में हम कौन सा जस्टिस सिस्टम को फॉलो करते हैं हम? तो इंडिया में हम एडवर्सरियल जस्टिस सिस्टम को फॉलो करते हैं, एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा फर्स्ट कंट्री है जो जिसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था क्या? है भी अभी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्टली फेडरल एंड पार्टली यूनाइटरी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स रादर देन फेडरल स्टेट्स विद सब्सिडरी यूनाइटरी फीचर। ये किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स रादर देन फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनाइटरी फीचर? ये बतिया किसने कही है? तो ये बात कही है प्रोफेसर केसी वेयर ने, केसी वेयर ने कहा। Who amongst the following has said that Indian Constitution is a federation with strong centralizing tendency? ये बात किसने कही है? तो आइवर जेनिंग ने कही है। जहाँ पर भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वर्ड देखना वहाँ पर जेनिंग समझ लेना। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वर्ड देखना तो किसको समझोगे बेटा? आइवर जेनिंग को समझोगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग ने कहा है। Which one of the following is not an essential characteristics of a federal constitution? इनमें से कौन सा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो क्या नहीं है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा नहीं था? तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो वही एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब फेडरल कंट्री हो या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। कि जैसे भारत में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी तो जो इंडिया है वो एक फेडरल स्टेट है ना।
अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है, फेडरल है, फेडरल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है, फेडरल है। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, इज रिटन एंड प्रोवाइड्स फॉर सेपरेशन ऑफ पावर। या पहली चीज़ तो उसको रिटन में होना चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर बताया जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन डिटरमिन करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, ये फेडरल कैरेक्टर को डिटरमिन करता है। In which one of the following cases did the Supreme Court hold that states do not enjoy sovereignty under the Indian Constitution as it does not provide for federal character in strict sense? किस केस में ये बात बोली गई है, तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के पास अपनी खुद की सोवरेंटी नहीं होती है, दे आर सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशन। बेस्ड ऑन द फेडरल सिस्टम द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, गार्जियन कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जुडिशरी है, जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन शपथ कौन लेता है, ओथ कौन लेता है कि आई विल प्रोटेक्ट प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट लेता है। बाकी और सब लोग अबाइड बाई करने की बात करते हैं, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने की बात कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है अपने ओथ में, शपथ लेते टाइम। The Supreme Court of India described the Indian Constitution as not truly federal in which one of the following cases, किस केस में बताया कि ये ट्रूली फेडरल नहीं है, तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ट्रूली फेडरल नहीं है, ठीक है। इंडिया इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया क्यों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है, क्योंकि स्टेट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉट हेरिडेटरी, हेरिडेटरी मोनार्क वगैरह वाला सिस्टम भारत में नहीं है। यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, पीपल के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। जैसे अपने यहाँ पे अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, लेकिन मोदी जी क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, HOG हैं, और HOS कौन है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमको मैच कराना है। अब आप बताइए कि किसको किससे मैच कराओगे, तो रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी मोनार्क। सेकुलर का क्या मतलब होता है कि डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन, तो ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, तो ये इससे हो जाएगा, ठीक है। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement, the salient feature of the Indian Constitution provides, salient feature of Indian Constitution क्या प्रोवाइड करता है, सिंगल सिटीजन फॉर होल ऑफ इंडिया, ठीक है। स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये बात नहीं प्रोवाइड करता है। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, तो ए पहला और दूसरा यानी बी, सॉरी पहला और तीसरा प्रोवाइड करता है यानी डी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या रिलेटेड नहीं है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैकेनिज्म अंडर व्हिच द लॉज आर टू बी मेड एंड नॉट मेयरली एन एक्ट व्हिच डिक्लेयर्स व्हाट द लॉ इज टू बी हैज बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, किस केस में बात बताई गई, तो इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में बताई गई कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मैकेनिज्म अंडर व्हिच द लॉज आर टू बी मेड एंड नॉट मेयरली एन एक्ट व्हिच डिक्लेयर्स व्हाट लॉ इज टू बी। मतलब बताया गया है कि कोई भी लॉ बनाओगे तो उस लॉ को किसके अंतर्गत होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होना चाहिए, ना कि वो ये बताएगा कि कैसे मतलब लॉ को होना चाहिए, ठीक है। सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होंगे, ठीक है। भैया एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अब बता क्या दूं, मतलब ये फिलोसॉफिकल बात भी है और प्रैक्टिकल बात भी, बहुत प्रैक्टिकल आपको एक बात आज बताने जा रहा हूं। आप लोग हमेशा याद रखना कि मतलब सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स। जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो सब लोग कहेंगे हाँ भैया मेरे ही रिश्तेदार है, मेरे ही बच्चा है, मैं बचपन से जान रहा था कि ये कितना होशियार है, ये कुछ आग लगा देगा जाके। लेकिन बेटा अगर आप फेल होते हो तो फेलियर इज द आर्फन, यानी सक्सेस हैज मैनी फादर, फेलियर हैज नन। फेलियर जो होता है वो आर्फन होता है। जब तुम फेल हो जाते हो तो तुम आर्फन हो जाते हो, तब तुम्हारे खुद के माँ बाप भी तुमको कोसने लगते हैं,
कोसने लगते हैं कि नहीं कोसने लगते हैं? कोसने लगते हैं। जैसे कल अभी क्रिकेट हो रहा था, तो जब से भी आईपीएल स्टार्ट हुआ है अपने देश में, तब से पहली बार क्या जो आरसीबी की टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है, वो पहली बार क्या है कप जीती है। ठीक है, अब सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिजर्विंग, ये वो ठीक बात है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक पिछले 17-18 साल की हिस्ट्री में क्या होता था कि कोई अगर कह दे कि हम आरसीबी के फ़ैन हैं या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फ़ैन हैं, तो उसका इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था। मतलब कई बार लोग ये तो कहने लगते थे कि आरसीबी जब जीतेगी तब ये होगा वो होगा, मतलब ऐसे बता रहे थे कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि आरसीबी जीतेगी। लेकिन एक बात याद रखो, अच्छा जैसे अब ये बात मैं अपनी ज़िंदगी के भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने जब एग्ज़ाम दिया, जब मैंने उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम दिया, तो फिर भाई मुझको इंटरव्यू की कॉल आ गई। मेरा इंटरव्यू 28 अगस्त को था। कब था? 28 अगस्त 2023 को था। ठीक है, अब इस 28 अगस्त 2023 के पहले और इंटरव्यू की मेंस का रिजल्ट आने से और इसके बीच में इतने ज़्यादा लोग आकर के एकदम से कि मतलब मैं तुम फैमिली हो, तुम ये हो, तुम वो हो, दुनिया भर का बताने लगे। तो उसके बाद में रिजल्ट आ गया। कब आ गया रिजल्ट? 30 अगस्त 2023 को रिजल्ट आ गया, और उस रिजल्ट में मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। उसके बाद में एक बंदे का भी कॉल नहीं आया, एक्सेप्ट माई फ्यू ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, किसी का भी कॉल नहीं आया कि भाई तुम जिंदा हो कि तुम मर गए। उस दिन मुझको ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात ये रियलाइज हुई कि अगर तुम सफल नहीं होते हो तो ये दुनिया तुमको दुत्कार देगी, तुमको मतलब इज्जत नहीं देगी जितनी तुम इज्जत डिज़र्व करते हो। अब क्या हुआ कि मैं मान लो उसके बाद में मैं इसकी बिहार जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए फिर से क्वालिफाई किया मेंस, और मैं इंटरव्यू के लिए फिर से वो सारे लोग जो ऊपर ये मधुमक्खी बन करके लिपटने लगे थे, वो फिर से इधर आने के लिए फिर से वो करने लगे। इस बार आई हैव नॉट इंटरटेन्ड देम, हाउएवर आई हैव फेल्ड इट अगेन। लेकिन भैया इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर फेल होता रहूँगा। ठीक है, आरसीबी इसका जीता जागता उदाहरण है। आरसीबी इसका बेटा जीता जागता उदाहरण है। क्या आरसीबी इसका जीता जागता उदाहरण है कि हर बार तुम फेल नहीं होगे, हर बार तुम फेल नहीं होगे। अगर तुम फेल होगे भी तो अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो किसी ना किसी दिन तुम सफल होगे, और वो सफलता इतनी तगड़ी होगी कि तुम रो पड़ोगे। तुम उन सारे अपने जितनी भी तुमको गालियाँ दी गई हैं, जितने भी तुम्हारे मजाक उड़ाए गए हैं, बहुत मजाक उड़ाया जाता है। जैसे मेरा घर क्या है अभी गांव में है। ठीक है, मतलब मेरे मम्मी पापा लोग गांव में रहते हैं, तो मैं भी क्या करता हूँ, जब मैं गांव पे आता हूँ तो कई बार लोग पूछते हैं कि क्या ज़िंदगी भर पढ़ोगे ही? कब से पढ़ रहे हो? तुम्हारे साथ के बच्चे तो क्या क्या कर रहे हैं, कई लोगों की शादियाँ हो गई, उनके 500 बच्चे हैं, उनके बच्चे स्कूल जाने लगे, तुम अभी भी पढ़ रहे हो। भाई मजाक उड़ा रहे हैं, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन रिजल्ट आएगा। रिजल्ट इतना बड़ा होगा कि जितना उन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आई विल हायर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। उनकी ये औकात तक नहीं होगी कि वो मेरे अंडर नौकरी कर सकें। आप समझ पा रहे हो? मेहनत करते रहो, करते रहोगे तो चरण चूम लेंगी चल करके मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, अगर आप चलते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो किसी न किसी दिन सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। जैसे आरसीबी की सफलता ने चरण चूम लिया है, उसको अल्टीमेटली 2025 का चैंपियन बना दिया गया है आईपीएल में। ठीक है, कल जब आरसीबी जीती तब मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, और मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा था इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो मैंने अपना ये दर्द साझा किया आप लोगों से कि कभी भी बेटा सफल हो जाना अगर, तो ये ज़रूर ध्यान देते रहना कि क्योंकि सफलता जब तुम्हें मिल जाती है ना, तो बहुत सारे लोग आगे पीछे तुम्हारे मंडराने लगते हैं। लेकिन उन लोगों को बेटा कभी मत भूलना जो जब तुम्हारी असफलता थी, जब तुम ग्राउंड पे थे, एकदम जीरो थे, तब तुम्हारे साथ कौन था। तब तुम्हारे साथ जो खड़े थे वो असली लोग हैं, तुम्हारे लोग हैं। उनको कभी मत भूलना बेटा, कभी मत भूलना। क्योंकि अगर तुम्हारी फिर से कभी किसी वजह से समय ख़राब हो गया, किसी वजह से मान लो तुम जो नौकरी कर रहे हो वो तुम्हारी नौकरी चली गई, या तुम गरीब हो गए, तो वो सारे लोग जो तुम्हारी नौकरी की वजह से, तुम्हारी सक्सेस की वजह से हैं, वो सब छोड़ करके चले जाएंगे। फिर तुम्हारे पास सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब जो लोग थे। ठीक है,
तो कभी भी सफल हो जाओ तो उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी तब मदद कर रहे हैं जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जब तुम फेल हो जाते हो, जब तुम रोने के लिए जाते हो और वो जब तुम रो रहे होते हो तो तुमको चुपाते हैं, चुप कराते हैं, ढांढस देते हैं, हिम्मत देते हैं, उन लोगों को कभी मत भूलना। समझ रहे हो? क्योंकि जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन इतनी भीड़ होगी कि तुम ये सब भूल जाओगे कि कौन तुम्हारे साथ था, कौन तुम्हारे साथ नहीं था। इसलिए इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही रियलाइज करते रहो। वो दिन दूर नहीं जब आप भी सफल होगे और उस सफलता की चकमकाहट में आप सब कुछ भूलने लगोगे। लेकिन बेटा भूलना नहीं है। वो जो लोग भूल जाते हैं वही मात खा जाते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दौर तो आएगा ही जब तुम फिर से डाउन होगे, और जब डाउन होगे तो सारे लोग साथ छोड़ करके चले जाएंगे जो तुम्हारी सफलता में आए हुए। ठीक है? तो उन लोगों का साथ करो जो तुम्हारे पास जब कुछ नहीं है तब तुम्हारे साथ खड़े हैं। ठीक है? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डाइवर्ट कर गया चीज़ों को लेकर के, लेकिन मैं फिर से अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब हम लोग पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर ऑफ कंकरेंट लिस्ट। कहाँ से कंकरेंट लिस्ट लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया कंकरेंट लिस्ट। The fundamental right and the concept of judicial review included in our constitution are from which country? कहाँ से लिया गया है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। कौन कौन सा? जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम फ्रांस। लिबर्टी 3 वर्ड LEF कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया है। DPSP को कहाँ से लिया गया है? DPSP को आयरलैंड से लिया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अडॉप्टेड बाय द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू कौन सा केस था? आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे। मुझे पता है, मैकबरी वर्सन मेडिसन। सोचो मत, लिखो कमेंटों में। समझ क्या रहे हो? दांत निकाल रहे हो? लिखो उसमें। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कहाँ से लिया गया बेटा? ये तो जापान से लिया गया है। जापान से लिया गया। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। ठीक है? तो ये जापान से लिया गया, यूके से नहीं लिया गया। ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी। जापान आप लोग भी जापान मार्क कर लेना। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से लिया गया। कनाडा से लिया गया कि यूके से लिया गया है? बताओ, आप बताओ। यूके से लिया गया। बहुत बढ़िया, यूके से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप यूके से लिया गया। Which of the following has not been taken from the British Constitution? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या नहीं लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट नहीं लिया गया है, क्योंकि USA से लिया गया। Out of the following, which country's constitution influenced India to adopt the concept of Westminster system of rule making and rule of law? तो वेस्टमिंस्टर कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। ठीक है? 10 डाउनिंग लाइन, 10 डाउनिंग लाइन। आप लोग ऋषि सुनक जब वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, तो आप लोगों ने 10 डाउनिंग लाइन बहुत देखा होगा। द इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? तो जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन को। फंडामेंटल राइट्स वर बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंश्राइंड इन आर्टिकल 14 कहाँ से लिया गया है? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल। तो हम लोग अब प्रियम्बल डिस्कस करेंगे। व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रियम्बल है। इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा पास किया गया था। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स और कंट्री, भारत को मतलब इंडिया को कैसे नेम करता है? इंडिया दैट इज भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया नेम करता है। ठीक है?
वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया इनटू ए, किस में, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में करेंगे, ठीक है। लीगल सॉवरेनिटी इन इंडिया रेसाइड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड नॉट इन द वी द पीपल ऑफ इंडिया। दिस आइडियोलॉजी वॉज एक्सप्रेस्ड बाई, किसके द्वारा ये बात बताई गई, तो केशवानंद भारती वर्सेस केशवानंद भारती के द्वारा बताई गई, मतलब केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ केरला वाले केस में बताई गई। व्हाट आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कौन से 4 ऑब्जेक्टिव हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो वो 4 हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इनको हम अचीव करेंगे, दे आर द ऑब्जेक्टिव्स, दे आर द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, ठीक है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन। अब ऑल इट्स सिटीजन को के लिए क्या सिक्योर करता है, तो जस्टिस, वही ऑब्जेक्टिव, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को सिक्योर करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच केस इट वाज डिसाइडेड द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में बताया गया कि ये पार्ट नहीं है, तो इन रे बेरुबारी केस में बताया गया। और किस केस में बताया गया कि ये पार्ट है और एकदम लोहा लाट कर दिया गया उस बात को, तो केशवानंद भारती वाला केस था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या सिक्योर करता है, तो जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सब सिक्योर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इट वाज रिमार्क्ड दैट प्रियम्बल कंटेन्स इन अ नटसेल द आइडियल्स एंड इंस्पिरेशन, हु वाज द जज। किसने कहा गोलकनाथ वाले केस में कि वो नटसेल में आइडियल्स एंड इंस्पिरेशन को कंटेन करता है, तो जस्टिस सुब्बाराव ने कहा गोलकनाथ केस में, जस्टिस सुब्बाराव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो इम्पॉर्टेंस, इट इज़ नो मोर देन एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला गलत बात है, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का खूब इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इट इज ए गाइडिंग लाइट, इट इज ए गाइडिंग लाइट। जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पे हम कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, हम या जुडिशरी कहाँ से इंस्पिरेशन लेती है, तो प्रियम्बल से इंस्पिरेशन लेती है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, इंडिया को कैसे डिक्लेयर करता है, तो अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है, ठीक है। द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर, क्या सिक्योर करने की बात करता है, तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात करता है, ठीक है। Preamble of the Constitution is of extreme importance, and the Constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. Justice Sikri expressed the above opinion in किस केस में, तो केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला वाले केस में, ठीक है। In case there is a conflict between the preamble and other provision of the constitution, which will prevail, तो other provision prevail करेगा, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में और कोई और पार्ट है उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो पार्ट प्रिवेल करता है, प्रियम्बल प्रिवेल नहीं करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस होती है प्रियम्बल। अब हम डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजन्स एंड टेरिटरी के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिस्क्राइब द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज ए यूनियन एंड नॉट अ फेडरेशन, दो द वर्ड्स आर इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 1 बात करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। फेडरेशन ऑफ स्टेट की बात नहीं किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो यूनियन है, यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल, लेकिन जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल, मतलब इनको डिस्ट्रक्ट करके, तोड़ तोड़ करके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से छोटे छोटे और भी राज्य बनाए जा सकते हैं। जैसे बिहार को तोड़ करके बिहार और झारखंड दो अलग बनाए गए, उत्तर प्रदेश को तोड़ करके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बनाए गए, मध्य प्रदेश को तोड़ करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बनाए गए। उसी तरह से किसी भी प्रदेश को तोड़ करके उसको नया वो बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। कौन एम्पावर्ड है न्यू स्टेट क्रिएट करने के लिए, तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कर सकती है सब। पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट में 3 लोग आते हैं, कौन कौन से, प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये 3 आते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप का वे नहीं है, तो बाई टूर जर्नी टू अनदर स्टेट फॉर अ फ्यू मंथ्स, ठीक है। इससे कोई भी तुम्हारा जो सिटीजनशिप हो टर्मिनेट नहीं हो जाएगी अगर तुम किसी दूसरे राज्य में जा कर के
घूमने चले जाते हो तो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट थर्ड में है। किस पार्ट में बेटा? पार्ट थर्ड में है। डज अ फॉरेन सिटीजन हैज फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज सम फंडामेंटल राइट उसको भी प्रोवाइड किए गए हैं, अप्लाई टू ऑल पर्सन्स वेयर एज अदर्स आर रेस्ट्रिक्टेड। कुछ कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो खाली सिटीजन्स को मिलते हैं, और जैसे आर्टिकल 16 हुआ, 29 हुआ, 19 हुआ, ये सब सिटीजन्स को मिलते हैं। लेकिन कुछ कुछ हैं जो सबको मिलते हैं, जैसे 14 हुआ, 21 हुआ, ये सबको मिलते हैं, सबको, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। ठीक है, तो फॉरेन का अगर सिटीजन है तो उसको भी राइट टू इक्वलिटी और राइट टू लाइफ का अधिकार भारत में दिया गया है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हिच आर्टिकल द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल में बात बताई गई है? तो आर्टिकल 12 में, जहाँ पे स्टेट की डिफिनीशन बताई गई है। स्टेट की डिफिनीशन बताई गई है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है स्टेट की डिफिनीशन ही है। इसमें अदर अथॉरिटीज़ भी जोड़ा गया है, अदर अथॉरिटीज़। ठीक है, और उस अदर अथॉरिटीज़ के फर्दरेंस में उसको एक्सप्लेन करते 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 खूब बताया गया है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू, क्या ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल 13 का? टू सिक्योर पैरामाउंसी टू द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का सुप्रीमनेस उसको सिक्योर करना है, कि अगर उसके कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी और प्रोविजन या कोई भी और लॉ आता है तो वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, टू अप टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, जितना उसकी इनकंसिस्टेंसी होगी उतना वो वाइड हो जाएगा। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोटेक्शन इन, मतलब कोई भी पर्सन है उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो सबसे पहले आता है एक्स पोस्ट फैक्टो पिनल लॉज, मतलब जो पिनल लॉज होंगे उनका कभी भी जो होगा एक्स पोस्ट फैक्टो एप्लीकेशन नहीं होगा, उनका प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन सिर्फ होगा। फिर डबल जेपार्डी आता है, किसी एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए दो बार सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, उनका दो बार कन्विक्शन नहीं हो सकता। एंड सेल्फ इनक्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति को खुद के ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आंसर सही है, ऑप्शन ए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन, कौन सा आर्टिकल सेल्फ इनक्रिमिनेशन से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 20 क्लास 3 है, आर्टिकल 20 क्लास 3 है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल में है? 21 में। आफ्टर दिस केस आर्टिकल 21 नाउ प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द सिटीजन नॉट ओनली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बट आल्सो फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एक्शन। कौन सी केस के? तो मनेका गांधी केस, मनेका गांधी केस, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द वर्ड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ इन आर्टिकल 21 मीन्स, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ का क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है अ लॉ व्हिच इज़ रीजनेबली फेयर एंड जस्ट, मतलब हमको उसकी फेयरनेस और प्लस जस्टनेस हमको दोनों चेक करनी होती है। ठीक है, हमको दोनों चेक करनी, फेयरनेस भी जस्टनेस भी। द स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ अकरिंग इन आर्टिकल 21 वाज एक्सपेंडेड इन द केस, किस केस में इस्टेब्लिश किया गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ? तो वो मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में किया गया। इन व्हिच केस डिड जस्टिस भगवती सेज राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी इंश्राइंड इन द आर्टिकल 21 derives its life breath from directive principles of state policy, particularly class B and C of the article 39, 41 and 42। किस केस में बात बताई गई है? तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताई गई, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताई गई। किसके द्वारा बताया गया है? जस्टिस PN भगवती के द्वारा। ठीक है, ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, कौन? जस्टिस PN भगवती, जस्टिस PN भगवती। ठीक है, भगवती तो लिखे है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, द टर्मिनोलॉजी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? तो कहाँ से लिया गया है? ये जापान से लिया गया, जापान से लिया गया। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट? किस केस में राइट टू स्लीप को फंडामेंटल राइट बताया गया है? तो इन रे रामलीला मैदान केस में, इन रे रामलीला मैदान केस में। ठीक है,
बताया गया कि राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट। इसी में वो बाबा रामदेव जी को क्या कहते हैं, पकड़ के पीट उठ दिया गया था, इसी केस में शायद। The dissenting judgment in the case pertaining to the scope of application of the आधार बिल was given by डिसेंट किसने किया दिया था आधार बिल में? तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने दिया था। ये हमारे देश के चीफ जस्टिस बन के रिटायर हुए हैं अभी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ NLUD में, NLUD नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अभी प्रोफेसर बन गए हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर रिटायरमेंट के बाद जो बनते हैं ना। इन विच आर्टिकल इज द डॉक्ट्रिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूडेड? तो आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट राइट टू ट्रेड ऑन पेमेंट इज अ फंडामेंटल राइट? तो कौन सा केस है? सोडान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी है। सोडान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी। फेयर ट्रायल इन अ क्रिमिनल केस इज गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाई इंडिया ऑफ इंडिया बाई व्हिच आर्टिकल? तो फेयर ट्रायल किससे है? तो आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 से फेयर ट्रायल। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इश्यूज 16 गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी इनकाउंटर डेथ? किस केस में इनकाउंटर डेथ का गाइडलाइन जारी किया गया है? तो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में डेथ इनकाउंटर डेथ से रिलेटेड 16 गाइडलाइन जारी की गई। कौन से केस में? PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस एज ए वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट? किस केस में बताया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस एज ए वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है? तो वो किस केस में बताया गया होगा बेटा? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997। ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड बहुत लैंडमार्क केस है एट वर्क प्लेस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ट्रेस्ड राइट टू प्रिवेसी इन द किस उसमें? तो राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में ही इंक्लूडेड है। जस्टिस केस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज डिसाइडेड बाय कितने जजेस के बेंच के द्वारा डिसाइड किया है? तो इट वाज डिसाइडेड बाय 9 जजेस बेंच। ठीक है, ये आधार वाला जजमेंट है, आधार वाला जजमेंट 9 जजेस बेंच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट इज इम्प्लिसिट इन किसमें इम्प्लिसिट है? तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी में ही इम्प्लिसिट है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। अच्छा, कोई भी बेंच को, कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बेंच है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कब कहोगे? जब उसमें 5 या 5 से अधिक जजेस होंगे, 5 या 5 से अधिक। ठीक है, जब जजेस की बेंच बैठती है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट आधार नॉट ओनली गेव देम अ यूनिक आइडेंटिटी बट आल्सो अ लाइफ ऑफ डिग्निटी? किस केस में बताया गया? तो जस्टिस केस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 21 में कौन सा नहीं इंक्लूडेड है? तो राइट टू डाई इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, which of the following judgment relates to the prohibition against the causing pollution and discomfort to the public due to smoking at public? तो स्मोकिंग पब्लिक उस पर कौन सा वाला है? तो मुरली एस देवरा केस, मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस को बैन किया गया मुरली एस देवरा केस में। ठीक है, द केस ऑफ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश डील विद द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किससे डील करता है? तो राइट टू एजुकेशन से डील करता है, राइट टू एजुकेशन से डील करता है। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट अलाउज पैसिव इथनेसिया? किस केस में पैसिव इथनेसिया को अलाउ कर दिया गया? तो अरुणा शानवाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पैसिव इथनेसिया का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति कोमा या ऐसे मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसका जो मेडिकल सपोर्ट होता है, मेडिकल सपोर्ट उसको हटा लिया जाता है और वो मर जाता है, तो इसको हम पैसिव इथनेसिया कहते हैं। इसको अलाउ कर दिया गया इंडिया में। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू स्ट्राइक। तो राइट टू स्ट्राइक नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं। राइट टू एजुकेशन को तो अब तो आर्टिकल 21 कैपिटल ए में अलग से बना दिया गया है, लेकिन फिर भी वो राइट टू लाइफ में कवर्ड है। राइट टू एजुकेशन ऑटोमेटिकली, अगर उसको आर्टिकल 21 कैपिटल ए में ना भी कवर किया जाता तो भी वो कवर्ड माना जाता। राइट ऑफ अक्यूज टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है?
किसको फंडामेंटल राइट है फ्री स्पीडी ट्रायल, तो आर्टिकल 21 में। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट रिलेट्स टू द राइट टू एंजॉय अनपोल्यूटेड एयर एंड वाटर, किस केस में बात बताई गई कि अनपोल्यूटेड एयर एंड वाटर को इंजॉय कर सकता है, तो किस केस में बताया गया है, तो रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में बताया गया। ठीक है, द राइट टू हेल्थ इज को कॉमिटेंट टू व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये को कॉमिटेंट है, किस आर्टिकल से, तो बेटा ऑप्शन सी आर्टिकल 21 से को कॉमिटेंट है। ठीक है, आर्टिकल 21 इम्प्लिसिटली इनकॉर्पोरेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रीजन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एन अट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी, किस केस मतलब कौन सा असर्सन का रीजन सही है, तो बोथ असर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी which article of the constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice, तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। in which one of the following cases did the Supreme Court of India recognize transgender persons to be person of third gender, किस केस में बताया गया पर्सन ऑफ थर्ड जेंडर होते हैं, तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैंडकफिंग, कौन से केस में बताया गया, तो प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। आर्टिकल 21 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, किसके बारे में बात करता है, तो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 कैपिटल ए राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन of the age of 6 to 14 years has been inserted in the constitution by, किस आर्टिकल मतलब किस उसके द्वारा अमेंडमेंट के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया है, तो इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। ठीक है, 21 कैपिटल ए राइट टू एजुकेशन को इंसर्ट किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, our constitution has no provision for education before making to the education as fundamental right, तो ये वाला गलत है, रीजन गलत है और असर्शन सही है, एज टू आर इज फॉल्स, क्योंकि इसके पहले भी आर्टिकल 45 वगैरह में, आर्टिकल 45 में इसकी बात की गई थी और उस ये इनहेरेंट है, आर्टिकल 21 में तो इनहेरेंट है, ये है राइट टू एजुकेशन। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन between 6 and 14 years of age provided by which article of the constitution, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21 कैपिटल ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट इमिनेटिंग फ्रॉम राइट टू, कहाँ से इमिनेट होता है, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से इमिनेट होता है, आर्टिकल 21। एज पर आर्टिकल 21 कैपिटल ए द स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज, कौन से एज को, तो 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चे जो होंगे उन सबको प्रोवाइड किया जाएगा, 6 से 14 साल तक के बच्चों को सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज द राइट टू एजुकेशन हेल्ड टू बी कॉन्कॉमिटेंट टू द फंडामेंटल राइट्स इंश्राइन्ड अंडर अ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस केस में बात बताई गई कि कौन कॉम्पिटेंट है, तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में बताया गया कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में इनहेरेंट है, आर्टिकल 21 में इनहेरेंट है, फंडामेंटल राइट एंड साइन पार्ट 3 में इनहेरेंट है। ठीक है, उसके बाद में तो लॉ वगैरह ही बना दिया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इन इंडिया राइट टू एजुकेशन इज अ, तो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। Which provision of the constitution spells out right to clean environment, right to clean environment किस उससे इमिनेट करता है, तो आर्टिकल 21 से इमिनेट करता है, राइट टू लाइफ से। Which of the following fundamental right cannot be suspended during emergency, इमरजेंसी के दरमियान भी उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, तो आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन सा ये सेक्शन की बात कर, कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है, आर्टिकल 359 की बात कर रहा है और 358 में 19 को सस्पेंड किया जाता है, मतलब उसका इन्फोर्समेंट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है और इसमें इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑल फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का इन्फोर्समेंट इसमें भी सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, कौन से में, आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इमरजेंसी प्रोविजन वाला जो है ना। The Supreme Court has held that prostitutes are entitled to life of dignity under Article 21 of the Constitution. Is this
ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज ट्रू। कोई अगर प्रॉस्टिट्यूट है तो वो भी, उसके पास भी राइट है कि वो क्या कहते हैं, एक इंटाइटल हो डिग्निटी फुल लाइफ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर प्रोवाइडेड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है अरेस्ट एंड डिटेंशन से। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किससे प्रोवाइड करता है? तो ऑल ऑफ द, प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी, डिटेंशन से भी, अरेस्ट से भी, सबसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो। एवरी पर्सन who is arrested or detained is required to be produced before the nearest magistrate within a period of कितने समय के अंदर? तो 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर तुमको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। अंडर which of the following article of the constitution is an accused person guaranteed the right to be informed of the nature and cause of the acquisition? किस आर्टिकल में ये बात बताई गई है कि नेचर एंड कॉज ऑफ द एक्विजिशन तुमको बताया जाएगा? तो ये है आर्टिकल 22 क्लास 1। आर्टिकल 22 क्लास 1 में तुम्हारे ऊपर, तुमको अगर एक्यूज बनाया गया है तो तुमको नेचर एंड कॉज ऑफ द एक्विजिशन बताया जाएगा। राइट ऑफ एन एक्यूज टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस कमेंसेस व्हेन, कब कमेंस होता है ये? इट कमेंसेस व्हेन ही इज अरेस्टेड। जैसे ही वो अरेस्ट होता है वैसे ही उसका लीगल प्रैक्टिशनर को अवेल करने का राइट जो होता है वो कमेंस कर जाता है। There is no fundamental right of a person arrested not to be detained in custody without being informed as soon as he may be of the ground of such arrest, or for a period beyond that of 24 years of such arrest, excluding the time necessary for journey from place of arrest to court without the authority of a magistrate। किस केस में बताया गया? तो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। इन केस ऑफ वन हु फॉर द टाइम बिंग इज एन एनिमी, उसको भी कोई राइट नहीं है। एंड इन केस ऑफ वन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर तुम प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ में भी तुम अगर बंद किए गए हो, पकड़े गए हो, तो भी तुमको मतलब ये वाला राइट नहीं मिलेगा। और अगर तुम एनिमी एलियन हो, तुम जैसे मान लो अगर वार चल रहा है भारत के बीच में और चाइना के बीच में, और चाइना के हम लोगों ने मान लो 20 लाख सोल्जर्स को पकड़ लिया, तो इन 20 लाख सोल्जर्स के पास ये राइट नहीं है कि वो आर्टिकल 22 को अवेल कर सकें। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल डज प्रिवेंटिव डिटेंशन इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन ऑन लाइफ एंड लिबर्टी। किस आर्टिकल में लाइफ एंड लिबर्टी पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है? तो आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, लाइफ एंड लिबर्टी पर। एक सेकंड रुक जाइए भाई। तो समझ पा रहे हो बेटा, सब लोग समझ पा रहे हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर आर्टिकल 22 क्लास 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद द एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस स्टेटेड देयर इन, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन? कितना वो है? तो 3 मंथ्स, 3 मंथ्स की बात की गई है। उसको मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन में रखा जा सकता है, कितना? 3 मंथ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर हैज़ बिन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 23 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट इलेबोरेटली इश्यू गाइडलाइंस ऑन चाइल्ड लेबर अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस केस में बहुत इलेबोरेट बताया गया है? तो ऑप्शन डी, बोथ। कौन कौन से में? यानी कि MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में भी बताया गया है और बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों केस में बताया गया है क्या कि बहुत एकदम क्लियर गाइडलाइन दे दिया गया है कि चाइल्ड लेबर को रोकना है हमको। किस किस केस में? MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों को इसकी मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका PDF मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो अगर PDF अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आपको आज मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे सारे सब्जेक्ट के MCQ जितने भी हम लोगों ने लगाए हैं अभी तक, उनके MCQs की ये जो PDF जिससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम डिलीवर कर देंगे। आप उस PDF का प्रिंट निकलवा लेना और उसको प्रिंट सामने रख करके और उसके साथ साथ ये वीडियो सुनते रहना, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाया करेंगी। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं ये मेरी ID है
कृपा शंकर पांडे, ठीक है, कि ये रहा, कोई दूसरी आईडी फॉलो मत कर लेना किसी की, ठीक है। आई एम ए लॉयर, ठीक है, आई एम फाउंडर ऑफ द लीगल नैरेटिव। और अगर तुम लीगल नैरेटिव का ऑफिशियल चैनल, मतलब ऑफिशियल लीगल ये इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हो तो ये फॉलो कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉ फील्ड में हो तो आपकी और लीगल नैरेटिव की मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कहाँ से लोगे, वो आपको अब जा कर के टेलीग्राम चैनल स्कैन करके सर्च कर लेना है। अगर ना हो तो आप अभी फिर से बैक जाओ और उसका स्क्रीनशॉट लो और फिर उसको स्कैन करना आराम से और उसको ज्वाइन करना अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और आराम से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पेजेस के, अभी हम 65 पे पहुँचे हैं, 371 पेजेस तक का है, ठीक है। अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन hires an employee at less than the minimum wage by this act, ए वायलेट्स, क्या करता है, क्या वायलेट करता है, इट डज नॉट वायलेट द राइट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अंडर 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस आर्टिकल 23 ओनली अप्लाइज अगेंस्ट द स्टेट। और जो आर्टिकल 23 है वो सिर्फ अगेंस्ट स्टेट अप्लाई होता है। तुम किसी व्यक्ति को, तुम एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को इवन मिनिमम वेज से कम पे भी हायर कर सकते हो, ठीक है। In which of the following cases did the Supreme Court observe that labor taken from the prisoners without paying proper remuneration comes within forced labor? किस आर्टिकल में बताया गया कि फोर्स्ड लेबर के तहत आता है वो? तो वो दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताया, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया कि जो कैदी हैं उनसे अगर तुम जबरन काम लेते हो तो वो फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत आ जाएगा। Which article provides that employment of children in hazardous factories is prohibited? तो आर्टिकल 24, आर्टिकल 24, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, इसमें 14 साल, शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, ठीक है। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट, किस चीज़ के बारे में वो कहता है? तो आर्टिकल 24 बात करता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। कोई भी जो ऐसी एम्प्लॉयमेंट है जो हैजार्डस है उनमें जो 14 साल से नीचे का बच्चा है वो काम नहीं करेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे हम, आर्टिकल 25। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न विद, किससे कंसर्न है ये? तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से कंसर्न है। इन द केस ऑफ जॉन वेलमेटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट इज वायोलेटिव ऑफ द आर्टिकल, कौन से आर्टिकल को वायोलेटिव है? 118 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो उसमें बताया गया कि आर्टिकल 25 और 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेटिव है, ठीक है, यानी राइट टू रिलीजन के खिलाफ है। कौन से केस में? जॉन वेलमेटम, ये हिंदी में पढ़ो, जॉन वेलमेटम वर्सेस बनाम भारत संघ, ठीक है। Which is not related to freedom to manage religious affair under the Constitution of India, क्या नहीं रिलेटेड है? तो टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये नहीं रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट hold that while guaranteeing the fundamental right to freedom of religion, explanation 2 of the article 25 class 2 subclass B made it clear that reference to Hindus shall be construed as including a reference to the person professing the Sikh, Jain, Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly। किस केस में बताया गया ये वाली बात? तो ये वाली बात बताई गई है शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी और मूलदास जी भंडारदास वैश्य, ठीक है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? क्या फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स में नहीं इंक्लूडेड है? तो टू कंस्ट्रक्ट अ रिलीजियस प्लेस ऑन गवर्नमेंट लैंड, तुम अगर गवर्नमेंट लैंड पे एक रिलीजियस प्लेस बनाना चाहते हो तो वो नहीं इंक्लूडेड है, अगर बनाओगे तो गिरा दिया जाएगा। फ्रीडम टू कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन आर
क्या है वो? तो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. Under the Indian Constitution, which one of the following is not a specific ground on which the state can place restriction on freedom of religion? तो किस पे नहीं वो कर सकता? पब्लिक ऑर्डर पे कर सकता है, मोरलिटी पे कर सकता है, हेल्थ पे कर सकता है, सोशल जस्टिस पे नहीं कर सकता है. ठीक है, सोशल. अब हम लोग पढ़ेंगे अपना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस आर्टिकल में प्रोटेक्टेड है? तो आर्टिकल 30 में प्रोटेक्टेड है. ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. Under which article of the Constitution of India can a state-funded religious educational institution not impart religious instruction? तो किसमें? आर्टिकल 28 में बताया गया है. ठीक है. Which article of the Constitution provide benefits to minority institution? किस आर्टिकल में minority institution को benefit provide किया गया है? तो आर्टिकल 30 में. आर्टिकल 30 में. आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाइज टू किस पे अप्लाई होता है? तो ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज. अच्छा, अगर आप लोग कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो लॉ ऑफिसर का हो, चाहे वो लॉ ऑफिसर जो IPPS वगैरह वाला होता है, चाहे नेट JRF का, चाहे जो अभी APU का बैच चल रहा है करेंटली उसका ज्वाइन करना हो, या जुडिशरी का ज्वाइन करना हो कोई बैच, या आपको कोई लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करना हो, चाहे वो LLM का हो, चाहे वो LLB का हो, चाहे BA LLB का हो, चाहे क्लैट का हो, क्लैट UG और PG दोनों, तो आप इन दोनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको कोर्स में ऐड कर देंगे. ठीक है, ये नंबर देखो, ये मेरा नंबर है 9984848968, कृपाशंकर पांडे लीगल नैरेटिव का. ये मेरे दोस्त राजीव रंजन सिंह का है 6207734309. ठीक है, आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और आपको इन सारे बैचेस में जिसमें भी आप इनरोल होना चाहते होगे इनरोल कर दिया जाएगा तुरंत ऑन द स्पॉट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 30 गारंटीज द राइट. आर्टिकल 30 कौन से राइट को गारंटी करता है बेटा? तो टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस गारंटी करता है. ठीक है, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स अ राइट ऑन ऑल माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. द आंसर इज ट्रू. The right to establish and administer educational institution by the minorities is based on solely on religion. The answer is गलत. लैंग्वेज पर भी है, लैंग्वेज पर भी है. ठीक है, लैंग्वेज पर भी है, तो ये गलत है. आर गलत है और ए मतलब सही है. जहाँ पर भी कोई एक्सट्रीम वर्ड आ जाए कि ओनली, सोलली, तो ये सब क्या होता है बेटा? मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 99% टाइम पे गलत होता है. ठीक है, तो ये बात याद रखना. क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट कैन बी मूव्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ किस चीज़ के? तो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट. फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट कहाँ जा सकते हो? तो रिट पिटीशन के लिए जा सकते हो. कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो. वैसे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाना मतलब मुश्किल है कि तुमको हाई कोर्ट जाना होगा, फिर तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे, फिर मतलब पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट. लेकिन अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो डायरेक्ट चले जाओ मुंह उठा के. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया इज अवेलेबल टू किसको अवेलेबल है? तो सबको अवेलेबल है. ऑल पर्सन फॉर इन्फोर्सिंग एनी फंडामेंटल राइट कन्फर्ड टू देम. ठीक है, अगर तुम फॉरेनर भी हो तब भी तुमको भी अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है. किसने कहा कि फंड जो ये 32 वाला है ए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? तो ये किसने कहा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को किसने कहा है? अम्बेडकर साहब ने कहा है. अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने. हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बताया गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बताया गया है. ठीक है, द रॉयल कमांड ऑफ द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड. जो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट जो इशू करती है उसको क्या कहते हैं? तो रिट कहते हैं. रिट कहते हैं. 5 तरीके की रिट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है. जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 32 में रिट जारी करता है, और जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, वो 226 में अपना रिट जारी करता है, आर्टिकल 226 में. ठीक है, हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है वो थोड़ा बड़ा है. ये किसी और भी राइट को, यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या कोई लीगल राइट है, किसी चीज़ को भी इन्फोर्स कराने के लिए अपना रिट जारी कर सकता है. लेकिन जो ये वाला रेट है यानी 32 वाला है, ये खाली फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए इशू किया जा सकता है. ठीक है,
By a parliamentary legislation, the district court were empowered to enforce the fundamental right of citizen in service matters. The legislation is, और legislation कैसा वैलिड है, क्योंकि पार्लियामेंट किसी चीज़ को भी मतलब किसी को भी रिट जो रिस्ट्रिक्शन दे सकती है, रिट देने का या फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का पावर दे सकती है, किसी भी कोर्ट को दे सकती है। क्वेश्चन है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज फाइल्ड इन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ पे फाइल किया जा सकता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में फाइल किया जा सकता है, ठीक है। द पर्सन एसोसिएटेड विद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जो एसोसिएटेड व्यक्ति है उसका क्या नाम है, तो जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस पी एन भगवती। इनको फादर ऑफ PIL भी कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। उनको फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, हमको ये बताना है। तो रिट ऑफ मैंडेमस किसको इश्यूड टू द पब्लिक सर्वेंट, कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इश्यूड टू ओनली टू द स्टेट, ये गलत है। रिट ऑफ क्वारंटो इश्यूड टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये भी गलत है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इश्यूड टू प्राइवेट इंडिविजुअल भी गलत। तो पहला हुआ रिट ऑफ मैंडेमस इश्यूड टू द पब्लिक सर्वेंट, तो कोई पब्लिक सर्वेंट अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको हम मैंडेमस इश्यू करेंगे। मैंडेमस को मैं अगर तुमको एक मतलब एकदम थोड़ा मज़ेदार भाषा में समझाऊं कि तो पब्लिक सर्वेंट को कहा जाता है मैड मत बनो, मैंडेमस में मैड मत बनो मतलब अपना काम करो, मैड बनोगे पागल बनोगे, अपना काम नहीं करोगे तो पीट दिए जाओगे, ठीक है। Which of the following can be issued against a private individual as well as a public authority, प्राइवेट इंडिविजुअल और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के खिलाफ कौन सा इश्यू किया जा सकता है, तो हैबेस कॉर्पस की, मैंडेमस की, प्रोहिबिशन, तो ओनली वन। देखो अगर ऐसे भी ऑप्शंस कई बार सेट किए जाते हैं तो इसमें करेक्ट तो हैबेस कॉर्पस है, लेकिन ये वाला ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि डी वाले में ओनली वन बताया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे अगर कभी ऑप्शन सेट हो तो उनको भी बेटा खूब ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट में बी इश्यूड इन केस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्ट अल्ट्रा वायर्स टू द अथॉरिटी, तो क्या इश्यू करोगे इसको, सर्स्योरारी इश्यू करोगे, या काम नहीं करेगा तो मैंडेमस इश्यू करोगे, ठीक है। अगर अपने औकात से ज़्यादा काम कर रहा है तो उस पर क्या इश्यू करोगे, सर्स्योरारी इश्यू करोगे, और नहीं कर रहा है मतलब तो मैंडेमस इश्यू करोगे। A wrongful assumption of public office can be corrected by a writ of, कौन से रिट से, तो क्वारंटो, कौन सी अथॉरिटी से, कुछ क्वारंटो, कौन सी अथॉरिटी से तुम वाला काम कर रहे हो, ठीक है, तुमको मार पीट के भगा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल दैट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है, CPC से कि CRPC से कि कॉन्स्टिट्यूशन से कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से, तो कॉन्स्टिट्यूशन से करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में आई थी, आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे, किस सेक्शन मतलब किस केस से आई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और किस सन में आई थी, हमको टाइम भी बताओगे, ठीक है। हमको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो आर्टिकल 17 किससे रिलेट करता है बेटा, तो आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेट करता है, ठीक है। आर्टिकल 21 किससे रिलेट करता है, तो आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से गवर्न करता है, ठीक है। आर्टिकल 19 प्रेस फ्रीडम से गवर्न करता है, और आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ से, ठीक है, आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन ए पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, तो दोनों करेक्ट हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करेक्ट है, ठीक है। दोनों करेक्ट हैं, यानी DPSP और जो फंडामेंटल राइट हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को इन्फोर्स कराने में काम आते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सेबल है। ये वाली चीज़ इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता है कि जो DPSP और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। अब हमको बतानी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मतलब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमको प्रोवाइड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइड की गई है। अब अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे कि ओरिजिनली मतलब जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमको कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, नहीं बताओगे तो पाप पड़ेगा। which one of these is not a fundamental duty, इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और,
जितनी भी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो आपकी ज़बान पर रटी होनी चाहिए, नहीं तो ज़बान खींच लेंगे हम, ठीक है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ याद कर लेना, अच्छी बात है, पूछा जा सकता है, नहीं तो याद नहीं आएगा वहाँ पे। तो पहला है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। बाकी सारी चीज़ें टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू डिफेंड नेशन, टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट, सब है। जैसे अगर मान लो अगर अभी चाइना से लड़ाई हो जाए, ठीक है, चाइना से लड़ाई हो जाए और हमको बीजिंग शहर को कैप्चर करना है, तो हम सबको यूपी बिहार वालों को जाना पड़ेगा ना भाई उसको कैप्चर करने, ऐसे थोड़ी ना कैप्चर हो जाएगा, समझ रहे हो। हम लोग जाएंगे तभी कैप्चर होगा, बताओ। किसको जाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अपना अपना फ़ोन ले लेकर के जा करके वहाँ पे इतना रील बना देंगे कि वो सब वैसे ही डर के भाग जाएंगे सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का। तो टू कन्फर गिल्ट एंड टू कन्फेस गिल्ट एंड इंश्योर जस्टिस, ये नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटियाँ सब याद कर डालना सब लोग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अबे यार 11 ठो है तो तुम उसके लिए भी कानून बता रहे हो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू प्रोटेक्ट सॉवरेंटी, टू डिफेंड कंट्री, टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, टू प्रमोट इंडियन कल्चर। टू प्रमोट इंडियन कल्चर ये नहीं है, ठीक है। To protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers and wildlife, and to have compassion for living creature each for every citizen of India, क्या है ये, एक फंडामेंटल ड्यूटी है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। Which one of the following duties have been prescribed for citizens, citizens के लिए कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड की गई हैं। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, द आंसर इज यस। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, द आंसर इज यस। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आंसर इज नो, ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी नहीं है। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़, ये भी नहीं है, ये डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी। ये भी टू इंश्योर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी डीपीएसपी है, लेकिन टू डिफेंड कंट्री ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो 1 2 6 ऑप्शन में हम देखते हैं, 1 2 6 कहाँ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इज ए, क्या है ये, एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन, किसमें यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वेस्ट है, किसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। मतलब कोई भी काम किया जाएगा तो वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया तो जाएगा, लेकिन किसके नाम से किया जाएगा, वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से किया जाएगा, ठीक है। असर्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बात ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ये भी बात ठीक है, दोनों बात ठीक है, ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ, किसके नाम से बनाया जाएगा, किया जाएगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस इज, सुप्रीम कमांडर इंडियन आर्म फोर्सेस का कौन है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज दीज पावर्स, कैसे एक्सरसाइज करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा, इधर डायरेक्टली कर सकता है या थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं या और भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके थ्रू काम करता है, ठीक है। तो डायरेक्टली भी कर सकता है लेकिन करता नहीं है वो, तो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू, और ये जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं ये प्रेसिडेंट के सबॉर्डिनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाई, किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज जो होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये इन लोग मिल करके किसको इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज बाई वे ऑफ, कैसे होता है वो, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
Which of the following is part of electoral college to the election to the president but does not participate in the proceeding for his impeachment? तो ये कौन है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज का तो पार्ट होती हैं, मतलब चुनते टाइम पे, उसके इलेक्शन के टाइम पे तो वोट डालती हैं, लेकिन इसको इम्पीच करना होता है जब अंडर आर्टिकल 61, तो इनका कोई रोल नहीं होता है। वो कौन है? स्टेट असेंबलीज हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज विच विल कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन से लोग आते हैं? तो उनमें आते हैं ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मैंने ऊपर ही पहले ही आंसर इसका बता दिया है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कौन नहीं है इलेक्टोरल कॉलेज? तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग होते हैं उनको नहीं माना जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा तो होते ही है। ठीक है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय किसके द्वारा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है। हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल? अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होता है तो किसके द्वारा प्रेसिडेंट का रोल निभाया जाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा निभाया जाता है। अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, उस समय पर मान लो मर गए हैं, तो क्या होगा? जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे। ठीक है। व्हेन द प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाई, किसके द्वारा प्रेफर्ड किया जाएगा? कैसे प्रेफर्ड किया जाएगा? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा प्रेफर किया जाता है। ठीक है। जब किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच करना होता है तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं उनको प्रेफर किया जाता है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। ठीक है। इन दोनों में से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। क्वेश्चन है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू इश्यू एन ऑर्डिनेंस इज, ये ऑर्डिनेंस इश्यू करने का पावर उसका कैसा पावर है? तो लेजिस्लेटिव पावर है, उसका लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है। किसका? प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर टू ग्रांट पार्डन आर एंजॉयड बाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? पार्डन ग्रांट करने का पावर किसके पास में है? तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में, दोनों लोगों के पास में। ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों लोगों के पास। अब बात आती है वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की। तो हु अमंग्स द फॉलोइंग इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करता है? तो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा मिल करके किसको इलेक्ट कर लेते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कर लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है बेटा? तो डिफरेंस ये है कि वाइस प्रेसिडेंट वाले में खाली पार्लियामेंट भाग लेती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है उसके में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी भाग लेती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। स्टेट या ले। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाई, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है अपनी ऑफिस से? बाई अ रेजोल्यूशन पास्ड बाई द राज्यसभा विद अ सिंपल मेजॉरिटी एंड अग्रीड टू बाई अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ठीक है। अगर उसको रिमूव करना है तो राज्यसभा के द्वारा उसका रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और मेजॉरिटी के द्वारा अग्री कर लिया जाएगा लोकसभा में भी, बस वो हट जाएगा। कुछ इम्पीच बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेक्स एंड सब्सक्राइब ओथ आर अफर्मेशन बिफोर, किसके सामने वो ओथ अफर्मेशन लेता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने ओथ एंड अफर्मेशन लेता है। कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ। राज्यसभा को डिजॉल्व करने का पावर किसके पास होता है? बताओ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर। भैया राज्यसभा इज इनडिजोलेबल, उसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, तो नन ऑफ देव किसी के पास नहीं होता है। ठीक है। लोकसभा सिर्फ डिजॉल्व होती है, लोकसभा सिर्फ डिजॉल्व होती है, और राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस है। कैसा है? परमानेंट हाउस है। Which of the following cases is associated with the issue of domicile in the state concerned for getting elected to the Council of State? काउंसिल ऑफ स्टेट में इलेक्ट करने के लिए एक कौन से डोमिसाइल की ज़रूरत होती है? किस केस में बताया गया? तो कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इलेक्शन से रिलेटेड केस है ये। ठीक है। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बिल्स इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द बजट? जब बजट पास करना होता है तो उसके साथ में और कौन कौन से बिल पेश किए जाते हैं हमको ये बताना है। तो कौन कौन से? फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल, दोनों पेश किए जाते हैं, फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है।
एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट क्या कहलाता है? तो ये इनैक्टमेंट कहलाता है। एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इनैक्टमेंट कहलाता है। Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? An ordinary bill introduced in the Lok Sabha and Rajya Sabha becomes law कब? When each passed by both houses of the parliament and assent of the president is received। मतलब जब वो इन आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट भी असेंट दे देता है तब कोई एक जो बिल होता है वो लॉ बन जाता है। इसीलिए आर्टिकल 79 में बताया गया है कि जो पार्लियामेंट होती है उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, दोनों पहले पास करेंगे और ये असेंट देंगे, तभी कोई बिल जो है वो लॉ बनेगी। ठीक है, तभी वो लॉ बनेगी। द एक्ट कम्स इनटू फोर्स ऑन द डे, कब कोई भी एक्ट फोर्स में आता है? व्हेन इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर एज द केस में बी। ऐसा नहीं है, जब वो इस दिन वो इनैक्ट हो जाता है और इसके बाद में जब उसकी इन्फोर्समेंट डेट को नोटिफाई किया जाता है, जब उसको ऑफिशियल गैजेट में पेश किया जाता है तब होता है। लेकिन इन सारे केसेस मतलब जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए है, इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। खैर ऐसा होता नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट की एसेंट तो मिल गई, लेकिन अगर उसको फोर्स में लाना है एक स्पेसिफाइड डेट पे तो वो स्पेसिफाइड डेट बता दी जाती है कि इस दिन को ये फोर्स में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा अ विल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड अवेटिंग द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसको क्या हो जाती है? तो डज नॉट लैप, वो लैप्स नहीं करती है। ठीक है, लेकिन अगर लोकसभा के द्वारा पास नहीं की गई है तो लैप्स हो जाती है। अगर लोकसभा में इसे पास कर दी गई, राज्यसभा में पहुंची है तो भी लैप्स कर जाती है। ठीक है, dissolution of the house means that the life of the house has ended and a fresh house has to be constituted. Which one of the following house in India cannot be dissolved? कौन से हाउस को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यानी डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस की बात की जाएगी तो किसका डिजोल्यूशन? लोकसभा का डिजोल्यूशन। ठीक है, लोकसभा का डिजोल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द स्पीकर मे बी रिमूव्ड, कब रिमूव किया जाता है? बाई ए रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मूव्ड आफ्टर 14 days क्लियर नोटिस एंड पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर अ सीट वैकेंट इफ अ मेंबर एब्सेंट हिमसेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेशन फॉर कितने दिन के लिए? तो 90 days के लिए। कि 60 days के लिए? तो 90 days के लिए होता है, 60 days नहीं होता। खैर चेक कर लेना एक बार, इस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो 60 days भी हो सकता है, तो आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, चेक करके कमेंट में बताओ कि क्या होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर अवेलेबल टू अटॉर्नी जनरल when he participates in the proceeding of the House of the People. Minister's speech made in the House of which he is not a member. An individual who is called upon to testify before the House. किसके ऊपर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किसको मिलता है? तो 1 and 2 इनको और इनको मिलता है। अब हम यूनियन जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट और इन सब के बारे में। क्वेश्चन है, ये तो धर्मस् ततो जया, जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पे विजय होती है, ये किसका मोटो है? तो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मोटो है। ये तो धर्मा ततो जया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल में इसको इस्टेब्लिश किया गया? तो आर्टिकल 124 में किया गया है, 124 में, 124 में किया गया। द सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, किस ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है? तो 1950 में इस्टेब्लिश किया, 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। फॉर बींग अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन शुड हैव प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर कितने दिनों के लिए? 12 साल के लिए। कि 10 साल के लिए? तो 10 साल के लिए उसको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज? सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज क्या है? तो 65 ईयर है, 65 ईयर है। Which one of the following is not an essential condition for appointment as a judge of the Supreme Court? He shall be citizen of India. The answer is yes. At least 5-year experience as a judge of the High Court or 2 or more such courts in succession, ये भी ठीक है। Must have completed the age of 35 year, ये बात ठीक नहीं, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई भी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। At least 10-year experience as an advocate of a high court or of two or more such courts in succession, ठीक है, तो ये वाला भी है, लेकिन ये 35 ईयर वाला नहीं है। In which of the following countries are Supreme Court judges appointed for life tenure termination upon death, resignation or conviction? तो कौन सा कहाँ से ये बात बताई गई है? तो ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो लाइफ के लिए कहाँ के किस सुप्रीम कोर्ट के केस, तो वो यूएस के सुप्रीम कोर्ट में कोई जज होता है और लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेक एन ओथ कंडक्टेड बाई, किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाई हिम, या तो प्रेसिडेंट के सामने एक ओथ लेते हैं या तो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है कि भाई जा करके इनका ओथ दिला दो, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 124 क्लास 2 में कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी, जो बहुत पढ़ा लिखा लॉ का न्यायविद है, उसको भी क्या बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अच्छा, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, मतलब ऐसे किसी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को तुम हाई कोर्ट का जज नहीं बना सकते हो। द NJAC एक्ट वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन दी, कौन से केस में NJAC केस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एन इमिनेंट ज्यूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज मेंबर ऑफ, किसका हो सकता है, सिर्फ तो सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल, इन सबका नहीं हो सकता, याद रखना। Who among the following can remove a judge of the high court from his office? हाई कोर्ट के जज को रिमूव कौन ऑफिस से कर सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज गिवन अंडर, किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की बात की गई है, तो आर्टिकल 124 क्लास 4 में, 124 क्लास 4 में बात की। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज इट्स ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन अंडर व्हिच आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है, तो आर्टिकल 131 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 131 कैपिटल ए वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंसर्ट किया गया है ये, तो इट वाज इंसर्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाली चीज़ याद रखना, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है 131 कैपिटल ए को, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग वेयर डज द सुप्रीम कोर्ट नॉट हैव ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, इनमें से किन वाले डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं होगा, तो नंबर 1, dispute between government of India and any state or states on one side and one or more other states on the other side, इसमें होगा उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। नंबर बी, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, इसमें भी होगा। डिस्प्यूट बिटवीन टू कॉरपोरेट हाउसेस, इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्राइवेट लोगों के मसले में जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसका ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं होता, लेकिन डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट इसमें भी होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि जब सेंटर के बीच में और किसी स्टेट के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, या सेंटर या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में अगर कुछ होगा तो भी उसका ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, या 2 स्टेट्स के बीच में भी अगर कोई झगड़ा मसौदा है तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन होगा। क्वेश्चन इज, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट्स ऑफ द फॉलोइंग नेचर, तो कैसे को किया जाएगा, तो बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन आर मोर स्टेट, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट्स आर ए स्टेट ऑन वन साइड एंड वन आर मोर अदर स्टेट्स ऑन द अदर, बिटवीन 2 आर मोर स्टेट्स की ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सब में होगा। मैंने अभी ऊपर जो एक्सप्लेन किया वही चीज़। इन द फॉलोइंग विच डिस्प्यूट इज नॉट कवर्ड इन द ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कौन सा ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं कवर्ड है, तो
कौन सा होगा? अब आप लोगों को पता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनलिटी भी उसमें होती हैं कि उसको भी उसमें किया जाता है, लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वही लड़ाई झगड़ा वाला है स्टेट टू स्टेट के, ठीक है, तो उसको छोड़ के। लेकिन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट पे भी इसको क्या देना है? एडवाइस देना है। एडवाइजरी इनका जुरिस्डिक्शन होता है, एडवाइस देना होता है इनको, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एडवाइजरी ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है, किस आर्टिकल में? 143 में ले सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा केस हुआ? तो सबसे पहले इन रे डेली लॉज केस में सबसे पहले उसने मतलब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ओपिनियन ली थी, फिर बेरुबारी वाले में लिया, फिर इन रे द शी कस्टम्स एक्ट में लिया, फिर स्पेशल कोर्ट्स रेफरेंस केस में लिया। तो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। द प्रेसिडेंट कैन ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्टेन किया? तो वेयर द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज अराइजन और इज लाइकली टू अराइज व्हिच इज ऑफ सच अ नेचर एंड ऑफ सच पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट इट इज एक्सपीडियंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट हमको कंसिडर करना है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। कब कब होता है बेटा? ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, कि ओनली इफ मैटर्स रिलेट टू फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। तो फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन से उस पर अपने आप ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का है और उस पर प्रेसिडेंट अपना वो मांगता है तो एडवाइस दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ओनली ओनली टू नहीं होगा, ओनली टू नहीं होगा, ठीक है, ओनली टू नहीं होगा। अगर, हाँ ये होगा ओनली टू, ये वाला, कि अगर प्रेसिडेंट एडवाइस मांग रहा है तो कैसा भी मैटर है उस पर उसको एडवाइस देनी होगी, काम खत्म। द एडवाइजरी ओपिनियन टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट? द आंसर इज नो, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन दी, कहाँ पे एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने की बात की गई? तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की गई। हाई कोर्ट में एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट की कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक है। एडहॉक जजेस तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है, मतलब कोई स्पेशल काम करने के लिए न्यायाधीश को अपॉइंट करना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है सब, ठीक है। देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल में बताया गया है कि हर एक स्टेट के लिए अपना एक हाई कोर्ट होगा? तो आर्टिकल 214 में बताया गया, आर्टिकल 214 में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, स्टेट हाई कोर्ट के जजेस जो हैं किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए ही जाते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के जज का टेन्योर कितना होता है, कितने साल तक के लिए वो होल्ड करते हैं? तो 62 साल के थे, 62 ईयर्स के। सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर्स है, ठीक है। हमको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ सेंट्रल लॉ कैन बी कंसिडर्ड बाय द हाई कोर्ट? द आंसर इज यस, ये ठीक बात है। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ कैन नॉट बी कंसिडर्ड बाय द स्टेट। भैया भारत में जो न्यायपालिका है यानी जुडिशरी है वो इकलौती है। इकलौती मतलब सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर इसमें ये डिवीजन नहीं है कि ये कर सकता है ये काम नहीं कर सकता है। जो काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है वो सारा काम हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकता है हाई कोर्ट? द आंसर इज यस, कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जज क्या होती है? हाई कोर्ट जज की एज, रिटायरमेंट एज होती है इज लोअर देन द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 62 ईयर होती है, ठीक है। क्वेश्चन है कि द गवर्नर ऑफ अ स्टेट डज नॉट अपॉइंट, गवर्नर ऑफ द जज क्या नहीं, किस या किसको नहीं अपॉइंट करता है? तो जज ऑफ द हाई कोर्ट को नहीं अपॉइंट करता है। तो जज ऑफ द हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है बेटा? तो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट। ये याद रखना, बहुत बड़ी बात है ये, इनको गवर्नर अपॉइंट नहीं करता है। व्हिच इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन टू बिकम ए हाई कोर्ट जज, ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये एज का कोई फैक्टर नहीं है, मतलब जज बनने के लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई मतलब लोअर
एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तुम पैदा हो करके भी तुम डायरेक्ट जा कर के जज बन सकते हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन बस तुम्हारे पास वही 10 साल और ये सब 20 साल और ये सब होना चाहिए दुनिया भर का बवाल, ठीक है। ऐसी कोई मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अंडर विच आर्टिकल डू द हाई कोर्ट हैव पावर टू सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स, ऑल कोर्ट्स के ऊपर सुपरिंटेंडेंस का पावर किस आर्टिकल में है, तो 227 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। ये जो सिविल जज लोग बनते हैं उनके ऊपर किसका जो सुपरिंटेंडेंस करता है वो कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो सिविल जज लोग होते हैं बहुत प्राइवेट लाइफ जीते हैं। ये अगर पब्लिक लाइफ जीने की बहुत कोशिश किए तो इनको हाई कोर्ट के द्वारा पकड़ के पीट दिया जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मांग लिया जाता है, मतलब पकड़ के पीटने का मतलब कि भाई तुम एक्सप्लेन करो, तुम सो कॉज नोटिस होगा, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द रेजिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन विद द पार्लियामेंट, तो आर्टिकल 248 है। रेजिडरी पावर किस में वेस्ट है, तो आर्टिकल 248 में वेस्ट है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व्स द रेजिडरी पावर टू किसके लिए, तो पार्लियामेंट के लिए रेजिडरी पावर वेस्ट है। किस आर्टिकल में, 248 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सब लोग, ठीक है। Which one of the following statement is correct? Parliament has power to legislate with respect to any matter in the state list in the national interest. कब, on passing a resolution with required majority by the राज्य सभा। अगर राज्य सभा कह दे अंडर आर्टिकल 249 कि किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, किस उसमें नेशनल इंटरेस्ट में, तो पार्लियामेंट लॉ बना देगी, ठीक है। लेकिन किसके रिजोल्यूशन से होना चाहिए, राज्यसभा के रिजोल्यूशन से होना चाहिए, मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। क्वेश्चन है द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस इज रिलेटेड विद, किस आर्टिकल में डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस बताया गया है, तो आर्टिकल 245 में बताया गया डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के बारे में, ठीक है। असर्शन है द एंट्रीज इन द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट आर नॉट ऑलवेज सेट आउट विद साइंटिफिक प्रिसिशन एंड डेफिनेशन। द एंट्रीज आर नॉट पावर बट आर ओनली फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन। इनमें से कौन बताना है, तो दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन ये दूसरा वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है पहले वाले का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट आर स्टेट लेजिस्लेशन वेस्टेड विद पार्लियामेंट। इसी को तो रेजिडरी कहते हैं, रेजिडरी पावर कहते हैं, ठीक है। और किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है, 248 में। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 250 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल सीज टू हैव इफेक्ट इफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नॉट मेट। कौन सी कंडीशन अगर मेट नहीं होती है तो वो एक्सपायर कर जाएगा, तो ऑप्शन सी में है on the expiration of the 6 months after the proclamation of emergency has ceased to operate। मतलब जब proclamation of emergency cease to exist करेगी उसके 6 महीने के बाद जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है इमरजेंसी के दौरान अंडर आर्टिकल 250 ऑन स्टेट सब्जेक्ट, वो क्या कर जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा, सीज कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is correct? The result of obtaining the assent of the president to a state law which is inconsistent with the union law relating to the subject in the concurrent list would be that, उसका क्या प्रभाव होगा बेटा कि the state law would be valid and union law would not operative in that state। मतलब और जगह पर यूनियन लॉ लागू होगा लेकिन उस स्टेट में अगर प्रेसिडेंट उसको सहमति दे करके पास कर देता है तो वहाँ पे स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। अभी एक स्टेट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एक केस हुआ है, उसमें इन सारी चीज़ों को रीडिफाइन कर दिया गया है, याद रखना सब लोग, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। द फीचर ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से उसका कंकरेंट लिस्ट वाला फीचर कहाँ से लिया गया है बेटा, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट का पावर, ठीक है। यूनियन लिस्ट 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट इस पर सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास होता है लॉ बनाने का। स्टेट लिस्ट होती है, इसमें एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है। कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकती हैं, ठीक है।
क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट। इनमें से स्टेट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? पुलिस एंड प्रिजन की, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन की, मार्केट एंड फेयर की, बैंकरप्सी। देखो, जो कोई भी सब्जेक्ट है जो ऑल इंडिया लेवल को इम्पैक्ट कर सकता है तो वो कहाँ किसके पास है? सेंट्रल लिस्ट में है, ठीक है, यूनियन लिस्ट में है। जो कि लोकल इंटरेस्ट की चीज़ है वो स्टेट लिस्ट में है। ये ऐसे याद कर लेना सब लोग। देखना सब्जेक्ट्स दिए होंगे तो उन सब्जेक्ट्स को ध्यान से देखना, तो देखना कि वो लोकल इंटरेस्ट की चीज़ है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल की चीज़ है। तो अगर ऑल ओवर इंडिया के लिए, जैसे मैं पूछूं रेलवे किस में होगा, तुम बताओ। या मैं कहूँ कि डिफेंस किस में होगा, बताओ बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। या मैं कहूँ बैंक किस में होगा, बताओ बताओ। हाँ, मैं रुका हुआ हूँ, आंसर करो सब लोग। ये तीनों यूनियन लिस्ट में। क्यों? क्योंकि ये किसको इम्पैक्ट करते हैं? लार्जर इंडिया को इंटरेस्ट इम्पैक्ट करते हैं। मतलब कोई सिर्फ लोकल, सिर्फ यूपी में नहीं चलती, ऐसा नहीं है, हर जगह पर चलती है। डिफेंस पूरे भारत की जरूरी है, बैंक पूरे भारत के लिए जरूरी है, ठीक है। द सब्जेक्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? किस लिस्ट में आता है ये? तो कंकरेंट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्रुएल्टी को रोकना, अच्छा हाँ, और कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो कि जिन पे कोई भी लॉ बना सकता है, चाहे सेंटर बना देगा चाहे स्टेट बना देगा, और ये मतलब जनरल इंटरेस्ट के होते हैं, कोई ना लोकल होता है ना उनका, भाई एजुकेशन जैसे है। तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आएगा, क्योंकि इस पर जैसी ज़रूरत होगी वैसे वो लॉ बना दिया जाएगा। जैसे किसी एनिमल को क्रुएल्टी से बचाना है, ये जनरल इंटरेस्ट का है, कोई ये नेशनल इंटरेस्ट की बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और ना ही कोई छोटी बहुत किसी एक लोकल, किसी एक देश में, सॉरी, किसी एक राज्य के लिए पर्टिकुलर विशेष के लिए ऐसा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इस पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। अब समझ में आ रहा होगा चीज़ ना कि कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और ये सब अलग अलग क्यों ऐसे। क्वेश्चन है अपना कि एक्स्ट्राडिशन किससे रिलेटेड होगा? एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है किसी, तुम्हारे देश में कोई अपराधी अपराध करके और दूसरे देश में भाग गया है, उस देश से उस अपराधी को वापस लेके आना, इसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं, प्रत्यर्पण जिसे हिंदी में कहते हैं। तो किस लिस्ट में होगा? अच्छा, अब ये बताओ कि तुम किसी दूसरे देश से कांटेक्ट करना देश के इंटरेस्ट में है कि किसी पर्टिकुलर इसके इंटरेस्ट में है? भैया पूरे देश के इंटरेस्ट में, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में होगा। अब समझ पा रहे होगे, क्रोनोलॉजी एनालॉजी समझ पा रहे। क्वेश्चन है द प्रोविजंस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर इन, किस आर्टिकल में म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं? तो आर्टिकल 243 क्यू में बताई गई। क्यू मतलब क्वीन वाला क्यू, ठीक है। क्वेश्चन है म्यूनिसिपैलिटीज हैव बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी बाय इंसर्शन ऑफ, किस आर्टिकल में इंसर्ट कर दिया गया इनको? तो 243 क्यू में इंसर्ट कर दिया गया। द इलेक्शन टू द म्यूनिसिपैलिटीज इज प्रोवाइडेड अंडर, किस आर्टिकल में इलेक्शन की बात की गई है इनके? तो 243 जेड जे में की गई है, जेड जे में, ठीक है, सॉरी जेड ए, 243 जेड ए में इनके म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन के बारे में बात। अंडर आर्टिकल 352 जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है उसको कब, मतलब कितने दिनों के अंदर हाउस ऑफ, मतलब पार्लियामेंट से अप्रूव किया जाना बहुत जरूरी है? तो 2 मंथ कि 1 मंथ, 1 मंथ के अंतर्गत, ठीक है, इसको अप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। इसको विद इन 1 मंथ उसको अप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन है वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन में अभी है, ठीक है। तो क्या होगा, इनमें से कौन से करेक्ट हैं? तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू गिविंग ऑफ डायरेक्शन टू एनी स्टेट एज टू द मैनर इन व्हिच द एग्जीक्यूटिव पावर देयर ऑफ इज टू बी एक्सरसाइज। एंड नंबर 2, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स शैल इंक्लूड द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स व्हिच इज नॉट इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। तो कौन सा होगा? बोथ, पहला और दूसरा। The proclamation of emergency under Article 352 when Lok Sabha stands dissolved has to be approved by, कैसे अप्रूव किया जाना बहुत ज़रूरी है? तो राज्यसभा, then it will continue till the reconstitution of the new Lok Sabha, ठीक है, which must approve it within 30 days from its first meeting। समझ रहे हो? अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गई है तो राज्यसभा के द्वारा अप्रूव किया होगा और कंटिन्यू करता रहेगा, और तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक नई लोकसभा बन करके नहीं आ जाती है। अब नई लोकसभा जब बन करके चली आई तो ये विद इन 30 डेज यानी 1 महीने के अंतर्गत इसको फिर से ये लोकसभा के द्वारा भी अप्रूव किया जाना जरूरी है। समझ पा रहे हो? अच्छा लग रहा है?
द टोटल सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड अंडर व्हिच आर्टिकल, किस आर्टिकल में टोटल सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 14 किया जा सकता है? तो आर्टिकल 359 में। 358 जो है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 से डील करता है, बाकी के सारे आर्टिकल से 359 डील करता है। तो अगर कोई भी आर्टिकल हो इसकी जगह पर आर्टिकल 14 के जगह पर एक्सेप्ट 19, तो हम 359 ही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। Which one of the following is not an automatic consequence of the proclamation of emergency? ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए, सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट दोज बाई कन्फर्ड बाई आर्टिकल 20 एंड 21। तो ये तो है ही नहीं, मतलब आर्टिकल 21 का कभी भी सस्पेंड नहीं किया सकता, तो यही है। इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस। लेकिन आर्टिकल 19 क्या होता है, इसका इन्फोर्समेंट मतलब ये क्या हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है विद इन द मीनिंग ऑफ 358। ये याद रखना। ठीक है। Which fundamental right cannot be suspended even during the an emergency under आर्टिकल 352? तो कौन सा वाला? राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाले को, यानी आर्टिकल 20 और 21 के जो राइट हैं इनको अगर कोई इमरजेंसी 352 में लगी हुई है फिर भी इनको नहीं सस्पेंड किया जा सकता है विद इन द मीनिंग ऑफ 359। ठीक है। क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट it shall be the duty of union to protect every state against external aggression and internal disturbance? तो कौन सा वाला आर्टिकल? तो 355 है। 355 ये केंद्र सरकार पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि वो किसी भी स्टेट को बाहरी एग्रेशन से बचाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ आर्टिकल 356 वॉज एग्जामिन्ड इन द केस ऑफ, किस केस में 356 के स्कोप को एग्जामिन किया गया? तो एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 356 के स्कोप को एग्जामिन किया गया है। कौन से केस में? एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमको बताना है। तो ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, ये वाला। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके प्लीजर पर काम करता है? ये प्रेसिडेंट के प्लीजर पर काम करता है। प्रेसिडेंट का जब मन करेगा तब इसको रिमूव कर सकता है। इसमें कोई भी इससे प्रोसीजर वगैरह की ज़रूरत नहीं है कि पार्लियामेंट पास करे फिर उसको रिजोल्यूशन हो, मेजॉरिटी हो, ये हो वो हो, दुनिया, वो कोई ज़रूरत नहीं है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट इज, कौन होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर? तो एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होता है। हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द एडवोकेट जनरल? एडवोकेट जनरल कौन नहीं अपॉइंट किया जा सकता है? तो एन एडवोकेट ऑफ 66 ईयर्स ऑफ एज, ऐसा कुछ नहीं है। एन एडवोकेट हु हैज़ नॉट प्रैक्टिस्ड इन सच स्टेट, ये भी नहीं है। एन एडवोकेट हैविंग 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एट बार, तो इसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्योंकि 10 साल की कम से कम प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है। हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट? एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर अपॉइंट करता है। एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है बेटा, एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करेगा? क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 354 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्शन टू, किस किस का इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है? तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हाँ है, प्रेसिडेंट स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हाँ है, तो खाली ए और बी का है, ए और बी का है। बाकी इन लोगों के लिए मतलब जिला पंचायत परिषद और पंचायत इन सब के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। द राइट टू वोट इन इलेक्शन ऑफ अ पार्लियामेंट इज, राइट टू वोट क्या है एक? तो ये एक लीगल राइट है। राइट टू वोट इज ए लीगल राइट। आर्टिकल 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आर्टिकल 329 कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है बेटा? इट डील्स विद डिलिमिटेशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एरिया ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पज ऑफ जनरल इलेक्शंस इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा डिटरमिन किया जाता है? तो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा एरिया को डिटरमिन किया जाता है। ठीक है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व ओनली थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन टू दी, किसको? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट? तो बताओ तुम,
इलेक्शन डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व ओनली थ्रू एन इलेक्शन पिटिशन टू दी, किसको? हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट को, बिल्कुल। तुम इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो इलेक्शन तुम कहाँ पे लेकर के जाओगे? हाई कोर्ट के पास जाओगे। इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट शैल एक्ट, कैसे एक्ट करेगा? अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन वो एक्ट करेगा, ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या होता है? 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. The chief election commissioner can be removed from his office. उसको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से, कब? किसके द्वारा? In the manner and on the ground as applicable for the removal of a judge of the Supreme Court. ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन को ऐसे ही रिमूव किया जा सकता है, ऐसे हवाबाजी से तुम रिमूव, हवाबाजी में तुम उसको रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। Which of the following articles of the Constitution provides for the establishment of the Interstate Council? Interstate Council किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है? तो 243 में, सॉरी 263 में प्रोवाइड किया गया है। इंटरस्टेट काउंसिल, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है, किसमें? 263 में। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट क्या है बेटा? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है। भारत में एक चीज़ याद रखना, भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज कोई भी अभी भी नहीं है भारत के पास, तो ये बात याद रखना। कभी भी कोई कहे कि हिंदी भारत की नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा है तो ऐसा नहीं है, वो राज्य भाषा है, राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है, वो क्या है? राज्य भाषा है, ठीक है, वो राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है हमको। मुरली एस देवरा का केस किससे रिलेटेड है बेटा? तो बैन ऑन स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस। तो बी को 3 से किस में मैच कराया गया है? बी को 3 से सिर्फ इसमें मैच कराया गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये गलत है फिर, ठीक है। मुरली एस देवरा का केस किससे रिलेटेड है? बैन ऑन स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस। द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, किस चीज़ को कंटेन करता है? 8th शेड्यूल कंटेन करता है लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 22 लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन को कंटेन करता है, ठीक है। कौन सा? 8th शेड्यूल। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। कौन कौन सा है? ऑर्डिनेंस इशिंग पावर ऑफ द गवर्नर, बताओ क्या है इसका? बताओ बताओ कैसे इसको सॉल्व करोगे? ए को किससे मैच कराओगे? आर्टिकल 39 कैपिटल ए में क्या बताएगा? फ्री लीगल एड, यानी बी को 2 से मैच कराना है हमको, तो बी से 2 में किस में मैच है? तो 1 इसमें मैच है, ए और बाकी सब एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन ए या बी में से सही होगा, ठीक है। अब बात आती है आर्टिकल 50, तो आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात करता है, तो डी को 1 से किस में मैच कराएगा? डी को 1 से किसी में मैच नहीं कराया गया, तो इसका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात आज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल, किस आर्टिकल में गुजरात और महाराष्ट्र के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है? तो आर्टिकल 371 में किया गया है। जैसे 370 था भारत में किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वैसे ही स्पेशल प्रोविजन और भी स्टेट्स के लिए कर रखे गए हैं, उनके बारे में कभी डिस्कस किया नहीं जाता है, लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, तो इसलिए आप लोग याद रखोगे, ठीक है। हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। The subtitle of our constitution is the Constitution of India under which of the following article, इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताया गया है, 393 में बताया गया है, 393 में बताया गया है। टेम्पोररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर प्रोवाइडेड था इसमें, अब इसको अब्रोगेट कर दिया गया है, अब्रोगेट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, अभी ख़त्म हो चुका है। किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा, ठीक है। अब 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर को कुछ ही दिनों में स्टेटहुड मिल जाएगा, स्टेटहुड मिल जाएगा,
और ये अलग से कंप्लीट स्टेट बन जाएगा, ये यूनियन टेरिटरी ही रहेगा। आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है ये? तो इट रिलेट्स टू द एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट्स रिवर एंड रिवर वैली स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज, ठीक है, इससे रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ फुल फेथ एंड क्रेडिट इज इंश्राइंड इन, किस आर्टिकल में फुल फेथ एंड क्रेडिट इंश्राइंड है? तो आर्टिकल 261 में है। ये कहता है कि अगर सिविल कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट पास किया गया है तो पूरे भारत में उसको फुल फेथ एंड क्रेडिट दिया जाएगा। किस आर्टिकल में? 261 में बात बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following language is not a part of the 8th schedule? कौन सा 8th schedule का पार्ट नहीं है? तो राजस्थानी नहीं है, बाकी नेपाली, मैथिली, संस्कृत है, ठीक है। द 9th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द लॉ, कौन से लॉ से रिलेट करता है 9th schedule? इट डील्स विद दी which cannot be judicially reviewed, ऐसा प्रोवाइड किया गया था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन आजकल किसी भी चीज़ का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, किसी भी चीज़ का, ठीक है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज नाउ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द 3 लिस्ट मेंशन, किस लिस्ट में मेंशन है? तो 7th शेड्यूल में मेंशन है, 7th शेड्यूल में। द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, किन पे अप्लाई होता है ये? तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम पे अप्लाई होता है। ATMM पर लागू होता है, ATMM पर लागू होता है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेव द जजमेंट ऑफ द प्रिवी काउंसिल, कौन सा प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को सेव करता है, बचा के रखता है? तो 395, आर्टिकल 395। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट कमीशन ऑफ टू ऑन द रिव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा थे? जस्टिस वेंकट चलैया, जस्टिस वेंकट चलैया थे। इन व्हिच केस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सोशल मोरालिटी आल्सो चेंजेस फ्रॉम द एज टू एज, किस केस में बताया गया? तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसी में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर माना गया, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड केस यही वाला था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, कहाँ पे बताया गया है? ये यूनियन टेरिटरी वाले उसमें बताया गया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस राइट टू फ्रीडम में है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन प्ले होता है, ये प्रियम्बल में है। अब आप लोग अपने आराम से मैच कर लेना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमको ये बताना है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड, ये बात ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ, ये भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ पीपल, ये बात ठीक नहीं है। आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। इसी नोट के साथ अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होता है। इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, और अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है लॉ से रिलेटेड, चाहे वो नौकरी पाने के लिए है, चाहे एडमिशन पाने के लिए है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। नेट JRF वगैरह का भी बैच चलेगा भाई, नेट JRF वाला भी, तो एकदम पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, हमारा नाम रोशन करते रहो, ठीक है। अगर तुमको सूरज की तरह से चमकना है तो सूरज की तरह से जलना भी होगा, जलने के लिए तैयार हो जाओ, और जिस दिन तैयार हो जाना उस दिन इन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, हम लोग मिल करके जलेंगे और सूरज की तरह से चमकेंगे। इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।